हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्माइल मेकर। स्माइल मेकर की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को। और अभी तक हमने कुल मिलाकर 5 से 7 टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से कर लिए हैं। और ये 5 से 7 टॉपिक हमारा 13 या 14-15 वीडियो में हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अपने बेसिक्स को अच्छी तरीके से मजबूत करना चाहते हैं, वो भी कुल मिलाकर जीएस के पोर्शन को लेकर, तो फिर आपके पास सुनहरा अवसर है कि आप शुरू से सारी वीडियो को देखें। उनकी लंबाई बमुश्किल 30 से 35 मिनट के आसपास इसलिए रखी गई है ताकि आपको बोरियत फील ना हो। दूसरी बात ये कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपके लिए समय सीमा ये कोई मायने नहीं रखती। मतलब अगर आपके पास तैयारी को लेकर 1-2 या मैक्सिमम 3 साल है तो फिर आपको अपने आप को पूरी तरीके से झोंक कर रख देना होगा और सारी चीजों को आपको ऐसे पढ़ना होगा कि जैसा कोई ना पढ़ सके। मतलब आपका कंपटीशन आपके साथ तो है ही, साथ ही साथ आपका कंपटीशन जो है वो 10-15 लाख बच्चों के साथ होना जा रहा है। और इन 10-15 लाख बच्चों में वो आदमी जो पूरी तरीके से सबसे हटकर अलग पढ़ेगा, सिलेक्शन उसी के हाथ में होगा। अब इट्स डिपेंड ऑन ऑल ऑफ यू कि आप इसे किस तरीके से पढ़ते हैं और किस तरीके से इसे डाइजेस्ट करते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं। और इसी चीज को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए स्माइल मेकर सीरीज में उन टॉपिक्स को चूज किया गया, उन सारी चीजों को बिल्कुल पूरी तरीके से स्थापित किया गया इस बोर्ड के ऊपर भी, इस लेक्चर के अंदर भी, जिससे एक प्रिपरेशन को आयाम मिल सके और आपको पता चल सके कि इन एक्चुअल पढ़ना क्या नहीं है। क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं तो वो तो आपका, अगर आप कोई भी बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां तो काम आएगा ही, लेकिन जीवन के अंतर्गत बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जहां आप इन सारी चीजों को अपने आसपास घटित हुए देखते मतलब जाओगे भी जीवन में। तो ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं जब आपके जानकारी के रूप में आपके पास होंगी तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि यार हमने कुछ ऐसा पढ़ा है जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। तो अब पूर्ववर्ती टॉपिक्स की अगर बात करें, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं पूर्ववर्ती टॉपिक्स को कि अगर आपके दिमाग में एक सीरीज सेट हो गई कि इंडस वैली से गुप्त काल तक का जो कार्यक्रम है वो इस रूप में है कि सबसे पहले कुछ मानव बस्तियां स्थापित हुई जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, फिर वहीं से वैदिक सिविलाइजेशन आई, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, उसके बाद जैन और बौद्ध धर्म उठ खड़े हुए, महाजनपद में मगध साम्राज्य उठ खड़ा हुआ, उसके बाद भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, सिकंदर के आक्रमण से मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति हुई और मौर्य साम्राज्य के बाद फिर ब्राह्मण साम्राज्य आया। और अब जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं वो इन टॉपिक्स का जो है लीडर टॉपिक होगा और उस टॉपिक का नाम होगा विदेशी उत्तराधिकार। विदेशी उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब सक्सेसर होता है और विदेशी का मतलब कि फॉरेन, जो भी लोग फॉरेन से आए और भारत के अंदर जिन्होंने भी वाणिज्य व्यापार किया और जब सेंटर की सत्ता पूरी तरीके से कमजोर हो गई, वही लोग आकर अपने आप को पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, सत्ता में स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे एक चीज कि जब हमने मौर्य साम्राज्य का पतन किया था तो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ ही किसके कारण है, ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत। तो ब्राह्मण साम्राज्य को समझेंगे तो आपको विदेशी उत्तराधिकारियों के बारे में ठीक ठीक पता चल सके। अगर मैं बात करूं ब्राह्मण साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं की, तो एक चीज बहुत गहनता के साथ समझना कि ब्राह्मण साम्राज्य अपने अस्तित्व में आया कब, 1, 2, 3, 4, 5 और कुल मिलाकर 6 टॉपिक्स के बाद। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हो रही है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यहां तक जितना घटनाक्रम हमारा हुआ और यहां मौर्य साम्राज्य में जब हम खड़े हैं 323 ईसा पूर्व में, तो मतलब कुल मिलाकर जो ब्राह्मण साम्राज्य छिटक कर यहां से यहां आया है उसे समझने का प्रयास करेंगे कि एक व्यवस्था जो स्थापित हुई थी समाज को वर्गीकृत करने के बाद,
वो व्यवस्था पूरी तरीके से अब यहाँ आकर एक बार पुनः जोर करने लगी, और पुनः जोर करने के कारण ब्राह्मण साम्राज्य में राजनीतिक दशाएं थोड़ी सी विफल हो गई। विफलता का कारण ये था कि हमने केंद्र को कमजोर प्रवृत्ति का बना दिया। कैसे? हाउ? नंबर 8, अगर आप राजनीति में आज एमपी एमएलए स्थापित होते हैं, और ये आज से नहीं है, तब से, जब से भारत की राजनीति की बिल्कुल अच्छी खासी शुरुआत हुई है तब से लेकर तो आज तक ठीक ठाक ही है, कि मामला जो है अति गंभीर हो जाता है और इसमें भाई भतीजावाद आ जाता है। आप लोकतंत्र में भले ही जी रहे हैं, लेकिन एक ही पार्टी के लोग कई वर्षों से शासन कर रहे हैं, एक ही शासक के बच्चे बार बार एमपी और एमएलए के रूप में आपकी संसदों पर कब्जा कर रहे हैं। तो क्या ये एक निष्पक्ष और खुला लोकतंत्र की बजाय पूरी तरीके से एक पक्षपाती लोकतंत्र नहीं हुआ क्या, कि जहां भाई भतीजेवाद का कोई स्थान नहीं है, हर 5 साल में एक नई गवर्नमेंट चुननी है, तो वहां आपके द्वारा चुने जाने वाले एमपी एमएलए भी कौन है? उन्हीं के बच्चे हैं जिनके माता पिता राजनीति से संबंध रखते हैं। फिर दूसरी बात यह कि अगर ये भाई भतीजावाद आज वर्तमान में है, तो क्या भाई भतीजावाद यहाँ नहीं होगा क्या? अगर ब्राह्मण साम्राज्य अपने अस्तित्व में आया एक कई वर्षों के लंबे समय के बाद, तो अब वही भाई भतीजेवाद की स्थिति यहाँ भी खड़ी हो गई। यहाँ क्या हुआ कि अगर आप इसे संपूर्ण भारत मान ले, एक किस्म से इसे भारत मान ले, इस भारत को खंड खंड कर दिया गया, और खंड खंड करने के बाद राजनीति के आयामों को कर दिया गया स्थापित। तो भूमि का एक टुकड़ा है और भूमि के एक टुकड़े को कर मुक्त कर दिया। आज अगर ये कहे सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अपना कर अपने पास रखे, हमें आपके कर की आवश्यकता नहीं है, तो क्या होगा कि भारत के अंदर अभी जितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या कहीं हजारों में ना हो जाए, कहीं भाषा के नाम पर होगा, तो कहीं पूरी तरीके से आपका धर्म के नाम पर, तो कहीं जातियों के नाम पर, तो कहीं वंश परंपरा के नाम पर। ये कर मुक्त भूमि दी किन्हें गई? ये कर मुक्त भूमि उसी को दी गई होगी जिसकी आर्थिक व्यवस्था ही बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। आर्थिक व्यवस्था खत्म किसकी हो चुकी है? ब्राह्मण समाज की इस दौरान। क्यों? क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म के आने से लोगों का मैक्सिमम भार जैन और बौद्ध धर्मों की ओर चला गया। अब जो दान दक्षिणा या जो पैसा पूंजी एकत्रित हो रहा है वो अब यहाँ ना आकर चला जाता है जैन और बौद्ध धर्मों के पक्ष में। एक पहलू तो ये कि जैन और बौद्ध धर्मों का विकास होना ही ब्राह्मण साम्राज्य का पूरी तरीके से एक कमजोर कड़ी थी, लेकिन जैसे ब्राह्मण साम्राज्य अस्तित्व में आया तो अब जैन और बौद्ध धर्मों को इतना संरक्षण नहीं दिया जाएगा, भाई भतीजेवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, कर मुक्त भूमि स्थापित कर दी गई और इसे नाम दे दिया गया ब्रह्मदेव भूमि। मतलब वह भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दे दी जाती थी और कर मुक्त। जब ब्राह्मण ही शासन और सत्ता के केंद्र बिंदु में है, तो वो भी पूरी तरीके से क्या कर रहा है? अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए संघर्ष कर रहा है, और वो चाहता है कि कर मुक्त कर देने से भूमि को पूरी तरीके से वहां की जनता पर भार थोड़ा सा कम पड़े, और भार अगर कम पड़ेगा तो शासन सत्ता को ज्यादा दिनों तक संचालित किया जा सकता है। दूसरा पॉजिटिव फैक्टर ये, एक बात ये भी है कि अगर इसका निगेटिव इंपैक्ट है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है। पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि जनता जो इस एरिया में रहेगी उससे किसी प्रकार की वसूली नहीं होगी। दूसरी बात ये नेगेटिव इंपैक्ट समझ लो कि अगर इस एरिया से कोई आमदनी नहीं होती और ऐसे करते करते बहुत सारे एरिया आपके पास हो जाते हैं जहां से राज्य की आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, राज्य की आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, तो फिर राज्य के पास जो सेना है, राज्य के पास जो प्रशासनिक सेवा वर्ग है, उसे तनख्वाह कहां से देंगी सरकार? अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो आप तनख्वाह देंगे ना, लेकिन आपके पास तो पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा आपने क्या कर दिया? लेना बंद कर दिया है सेंटर में, और कर मुक्त कर दिया है भूमियों को, और भूमि को कर मुक्त करने से एक व्यवस्था जो उठ खड़ी हो गई, उसे आप सीधे सीधे तौर पर कहें कि जब इस आदमी पर सेंटर का कोई कंट्रोल रह नहीं गया तो इसने पूरी तरीके से उसका नाजायज फायदा उठाया और इसने आसपास की भूमि के बहुत बड़े टुकड़े पर क्या कर लिया? कब्जा।
और भूमि पर कब्जा करने के बाद ये वहां कहलाए जाने लगे साम। ये व्यवस्था तब खड़ी हो रही है जब विदेशी उत्तराधिकारी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ बैठे कि अच्छा, भारत के शासन सत्ता का मामला तो इतना ढीला है कि यहाँ तो कोई भी शासन कर सकता, कि शासन करने के आयाम क्या है कि वही जो अंग्रेज देकर गए हैं, फूट डालो राज करो, तो वो तो फूट नहीं डालने, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि भैया केंद्र की सत्ता को संभालने वाले शासक इनके पास है ही नहीं, और अगर शासक इनके पास नहीं है तो क्यों ना अपने साम्राज्य को स्थापित किया जाए भारत के अंदर। सामंतवाद फलने फूलने लगा, इसे इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहा गया। मतलब पूरी तरीके से वो व्यवस्था जिसमें भूमि के एक बहुत बड़े भाग पर एक आदमी का एकाधिकार होता है और वो कुल मिलाकर एक राजा के समान होता है, वहां की जनता से वो अपने मनमाने तरीके से मतलब अपने टैक्स को आरोपित करके पूरी तरीके से वहां से उगाही कर सकता है। सेंटर की सत्ता का जब कंट्रोल रहने गया, ये कर मुक्त भूमियों से अगर ये आदमी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दे और कहे कि भैया अब मुझे टैक्स चाहिए, अब मुझे चाहिए पैसा, और उस पैसे को जनता की भलाई में ना लगाकर, मैं कह रहा हूं कि जनता की भलाई में ना लगाकर फिर से भाई भतीजेवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो समझिए कि भारत हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, कमजोर। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर भारत के अंदर बैठी विदेशी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनियां, चाहे वो ईरानी हो, तुरानी हो, चाहे वो आसपास की कोई भी कंपनी हो, चाहे वो चाइना से आई यूची कबीले की कंपनी हो, तो वो सारी की सारी कंपनी भारत में क्या कर लेंगे, अपनी शासन सत्ता को स्थापित। और भारत क्या करेगा, मुंह ताकता हुआ बस देखता रह जाएगा कि भारत के लोगों ने भारत की सत्ता को अन्य लोगों के हाथों में सौंप दिया। कारण क्या था कि आपसी संबंध इतने खराब थे, या सामाजिक व्यवस्था इतनी लचर थी, या राजनीति प्रशासकों का कोई मतलब बेहतर पकड़ नहीं थी। ये सारे की सारे घटनाक्रम, इन सारी परिस्थितियों ने जो घेर लिया भारत को, तो इसी का फायदा उठाकर विदेशी कंपनियां भारत के अंदर आ गई। तो जहां हमने पढ़ा था कि देशी उत्तराधिकारियों में तो नंबर 1 सुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, इनका उदय हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई कि आप चीजों को पकड़ सके। सुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश और वाकाटक वंश, ये ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत खड़े हुए वो उत्तराधिकारी हैं जिन्हें देशी उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल नेशनलिज्म की भावना कूट कूट कर भरी है इन लोगों के अंदर। ठीक, विदेशी उत्तराधिकारियों में आपका पार्थियन है, शक है, आपका कुषाण है। ये सारे के सारे लोग भारत के अंदर क्या कर रहे हैं, तब से वाणिज्य व्यापार कर रहे हैं जब से 4 बड़े जलमार्ग और 4 बड़े स्थल मार्गों की क्या हो गई, खोज। और ये सारा कार्यक्रम खड़ा किसने किया था, यूनानी। तो मतलब यूनानी भी है, पार्थियन भी है, शक भी है, कुषाण भी है। तो ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कब सेंटर की सत्ता कमजोर हो और कब हम अपने वाणिज्य व्यापार को राजनीति में क्या करें, तब्दील। ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी भारत के अंदर राजनीति करने नहीं आई थी, ये बात ध्यान रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने आई थी और भारत के शासकों ने भारत की सत्ता को हस्तांतरित कर दिया था, किनके हाथों में, कंपनी के हाथों में। ठीक वैसा ही कार्यक्रम प्राचीन भारत में भी चल रहा है कि वाणिज्य व्यापार करने आने वाली जो कंपनियां थी, वो कंपनियां पूरी तरीके से किसमें तब्दील हो गई, भारत की राजनीति में। कब, जब सेंटर की सत्ता क्या हो गई, कमजोर। तो यहाँ सारे के सारे लोग आपस में तालमेल बिठाकर भारत के अंदर शासन करना चाहते हैं। कुछ तो भारत के अंदर आकर भारत के हो गए, लेकिन कुछ भारत को लूटकर हमेशा के लिए वापस चले गए। तो इन विदेशी उत्तराधिकारियों में आज का जो हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है कुषाण साम्राज्य। तो अगर सामंतवाद ना जड़ करता, अगर ब्रह्मदेव भूमिया दान में ना दी जाती, इकोनॉमी के फैक्टर से देख रहे हो तो चीजों को समझो कि सामंतवाद अगर ना होता, या अगर ब्रह्मदेव भूमिया ना दी जाती, या जनता को मजबूर ना किया जाता कर उगाने के लिए, खासकर उस भूमि से
जिस भूमि पर आपको तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन आप जबरन वसूली कर रहे हैं उस क्षेत्र से जहां आपका एकाधिकार स्थापित है। इसे ऐसा समझे कि अगर सेंटर की सत्ता, वर्तमान सत्ता में कोई भी शासक हो और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका स्टेट लोगों से कर तो ले रहा है लेकिन वो उस टैक्स को सेंटर को नहीं दे रहा है, तो क्या होगा कि थोड़े ही दिनों बाद या तो आपके छोटे छोटे राज्य खुद में प्रबल हो जाएंगे या आप थोड़े दिनों बाद निर्बल हो जाएंगे। मतलब टैक्स का अतिरिक्त भार जो पड़ेगा वो कुल मिलाकर जनता पर। तो इसी फायदे को उठाकर एक चीनी कंपनी भारत के अंदर आई और इस चीनी कंपनी का नाम था यूची, एक कबीले का रूप है। कंपनी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब वाणिज्य व्यापार ही करने आए थे भारत के अंदर, और वाणिज्य व्यापार करते करते ये लोग भारत की राजनीति में कब आ गए किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ब्राह्मण साम्राज्य के बाद की स्थितियां इतनी डामाडोल है कि कुल मिलाकर जो आदमी शासन और सत्ता में स्थापित है तो उसे बेहोश ही समझो कि वो केवल अपने वर्ग को ऊपर उठाने में लग गया और उसने अन्य वर्गों की अवहेलना कर दी। अन्य वर्ग ने मिलकर फिर उसी सत्ता में अपने आप को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, जो सत्ता उसका पूरी तरीके से क्या कर सकती थी, मतलब उसी के नीचे के तबके को उठाकर फिर से बराबर में समानता स्थापित कर सकती। ऐसा ही हुआ और फिर कहीं जाकर खड़ा हुआ कुषाण साम्राज्य। चीनी कंपनी है, यूची कबीला है। भारत की स्थिति की बात करें, लोकेट करें अगर भारत की स्थिति को, तो ये हमारा J&K हो जाता है और इसका ये हिस्सा जो है पूरी तरीके से चाइना से क्या करता है, टच करता है। अब ये यूची कबीला भारत के अंदर अगर प्रवेश करेगा तो वो केवल जम्मू कश्मीर के रास्ते से, क्योंकि वो हिमालय को पार नहीं कर सकता और वो पूरी तरीके से उन रास्तों से भारत आएगा जो रास्ता दिखाकर चले गए पूर्ववर्ती शासक। और अगर ये अफगानिस्तान से होते हुए पंजाब क्या नाम है आपका, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करे तो इनकी शासन सत्ता भी स्थापित कहां होंगी, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर। सेंटर की सत्ता बैठी है यहाँ और ये सारे के सारे छोटे छोटे शासक बैठे हैं कहां, इस रूप में। तो शुंग वंश के समय में तो उत्तर भारत की बात करें, लेकिन जब आंध्र सातवाहन वंश की बात करें तो वो तो ठीक नीचे चला गया आंध्र प्रदेश के आसपास के रूप में। तो मतलब सेंटर को खोजे अगर तो सेंटर है ही नहीं। अब सेंटर अगर नहीं है तो कोई भी आदमी आकर कहे कि भैया मैं ही आपका शासक हूं और बस मैं ही आप शासन करूंगा, जिसमें जितना दम हो वो खुली चुनौती है, कोई भी लड़ सकता है। अब ये आदमी संगठित ना हो और ये आदमी अगर संगठित ना हो तो इनका असंगठन ही इन्हें क्या करेगा, ले डूबेगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही। इनके लिए एक आदमी को जीतना या एक क्षेत्र को जीतना आसान था। धीरे धीरे टारगेट करते हुए अगर सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर जाए तो कुल मिलाकर ये यूची कबीला थोड़े ही समय में भारत के ऊपर अपने शासन को क्या कर लेगा, स्थापित। तो सामंतवाद के कारण या कुल मिलाकर कहे जनता शुद्ध हो चुकी थी कि कब शासन और सत्ता के आयाम बदले और एक बार उन्हें कब हम लोगों को, बहुसंख्यक वर्ग की बात कर रहा हूं, कब हम लोगों को आश्रय मिले कि हम पूरी तरीके से उस शासन और सत्ता के साथ जाए जो हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करता है। अब अगर शुंग वंश आएगा तो वो ब्राह्मण या वैदिक या पूरी तरीके से सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करेगा, जिनकी संख्या उस समय के हिसाब से क्या है, उस समय के लिहाज से बहुत ज्यादा कम। दूसरी बात ये, समाज का बहुसंख्यक वर्ग गया बुद्ध और जैन के पक्ष में। अब या तो कोई जैन समर्थक आए शासन और सत्ता में तब बातचीत अच्छी है, या कोई बुद्ध समर्थक आए शासन और सत्ता में तब बातचीत बहुसंख्यक वर्ग के पक्ष में चली जाती। हुआ भी ये। दूसरी बात ये कि कोई भी व्यक्ति, या आज के दौर में देख ले, अगर आप विदेश के अंदर जाएं और आपको वहां जाकर प्रधानमंत्री बनने का या राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा हो, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको उस देश की सभ्यता, उस देश की संस्कृति, उस देश की समस्याएं और उस देश की भाषा, इन सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए। मतलब इतना कि आप चीजों को सॉल्व कर सकें, क्योंकि शासन का मतलब है जनता या आम जनता
कि हित में पूरी तरीके से सारे फैसलों को लेकर वो क्या करता है, सारी समस्याओं को सॉल्व करता है। सभ्यता ना तो भारतीय है, चाइनीज कंपनी यूची कबीले की। संस्कृति समझने में समय लगेगा, बिल्कुल। भाषा पूरी तरीके से चाइनीज है, तो मतलब कुल मिलाकर कहीं भी मैच नहीं। अब अगर कहीं भी मैच नहीं है तो इस मैच को मैच करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपको इसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, फिर आपको इसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, फिर आपको इस भाषा इस लैंग्वेज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब कल्चर आपने अडॉप्ट कर लिया, जब आपने लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली, तो फिर तो शासन सत्ता की धुरी आपके इर्द गिर्द ही घूम रही होगी। भाई एक बात ये भी तो है ना कि जो वर्तमान शासक है वो अपनी भाषा के दम पर खड़ा है ना। समझिए कि उसने आपको इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया कि उसके प्रभाव से सारा हिंदी भाषी क्षेत्र उसके पक्ष में चला गया। क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों को डॉक्टर मनमोहन सिंह की इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपने नकार दिया, क्योंकि भाषा जो थी वो पूरी तरीके से इंग्लिश थी और इंग्लिश को समझने वाला वर्ग बहुत थोड़ा है भारत के अंदर। क्षेत्रीय भाषाओं की भी बात करें तो फिर 2 कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, मतलब यही बात है कि भाषा का महत्वपूर्ण रोल है। अगर ये सारी चीजें आप एडॉप्ट करके चल रहे हैं अपने साथ, तो फिर आपको शासन सत्ता की धुरियों को क्या करना पड़ेगा, अपने इर्द गिर्द ही घुमाना पड़ेगा। कुषाण साम्राज्य ने यही किया। इस यूची कबीले को लेकर कुजुल कड़फिसस जो इसका संस्थापक भी है चल पड़ा शासन और सत्ता करने के लिए भारत के अंदर। प्रवेश भी हो गया, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र विम कड़फिसस या उत्तराधिकारी कहें विम कड़फिसस, इसने पूरी तरीके से स्टेबिलिटी दी। मतलब ये कहेंगे कि कल्पना किसी और की थी, साकार किसी और ने किया, और उस साकारता में पूरी तरीके से जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो किसी और का। 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, केवल एक को पढ़ेंगे और वो है आपका कनिष्क, जो कि विम कड़फिसस का ठीक ठीक उत्तराधिकारी। भारत के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ करने वाला सबसे पहला विदेशी शासक है, जिसने भारत के अंदर आकर स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया, प्रचलन प्रारंभ किया। दूसरी बात, कनिष्क जब शासन और सत्ता में आया तो उसने भारत या उस प्रांत को जिसमें वो शासन करना चाहता था उसे इतनी अच्छी खासी तरीके से जिया है, मतलब पूरी तरीके से। जो फैमिली भारत के अंदर आई चुकी है और जिनके बच्चे बचपन से उन बच्चों के साथ खेल रहे हो, जिनकी भाषा ही पाली हो, जिनकी भाषा ही प्राकृत हो, तो उस बच्चे को तो पूरी तरीके से यहाँ की भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा ना। दूसरी बात यह कि जब ये बच्चा बड़ा होता है भारत के अंदर आकर, तो इस बच्चे को भारतीय सभ्य संस्कृति को समझने की तो कोई आवश्यकता नहीं। भाई आप अपने बच्चे को पैदा करें और यहाँ से इंग्लैंड भेज दे, उसे 10 साल बाद लाओगे तो उसके जो लैंग्वेज होगी, उसकी जो कल्चर होगा, सोचने समझने का जो तरीका होगा, अब वो ऐसा रह नहीं जाएगा जैसा भारत के बच्चों का आमतौर पर होता। किसी विदेशी बच्चे को भारत में लाकर छोड़ दे बचपन से, ये बवाल कर देगा, इतना बवाल कर देगा कि वर्ण से तो वो आपको गोरा लगेगा, रंग से तो आपको गोरा लगेगा, लेकिन भाषा में क्या हाल है, मतलब आपको ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसे मजाक मत समझना, लेकिन बहुत ध्यान से कि भाषा, संस्कृति, सभ्यता उस बच्चे ने वही अडॉप्ट की जिसके लिए उसे पाला या पोषा जा रहा था। और वो बच्चा पाली और प्राकृत या बुद्धिज्म में दीक्षित होने के बाद जब पूरी तरीके से आएगा शासन और सत्ता में, तो अब उस शासन और सत्ता के तामझाम क्या होंगे, यानी कि कुल मिलाकर उसके पक्ष में होंगे। ठीक वैसे ही जैसे अकबर के साथ हुआ, वही क्या हुआ कनिष्क के साथ। राजपूत घराने में जब बच्चा पले बढ़ेगा अकबर के रूप में, तो मतलब क्षत्रियता का भाव रहेगा नहीं रहेगा बच्चे के मन में। तो जब पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे मुगल वंश को, तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ समझिए कि जब बच्चे को पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया आपने शासन और सत्ता के लिए, तो अब कनिष्क को सिर्फ एक बात का ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है, और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि भारत के अंदर ये जो अभिलेख गढ़े हैं या जिस शहर में वो पड़े हैं उस शहर को बसाने वाला ही अशोक है। और जब उसने चारों ओर देखा ही, अशोक को जिया होगा,
तो बच्चे की नीतियों में क्या रहा होगा कि यार अगर शासक बनना है तो अशोक जैसा, अन्यथा नहीं। तो बच्चे के अंदर की काबिलियत भी अशोक जैसी है, बच्चे को अशोक बनना भी है और बच्चा पूरी तरीके से अशोक जैसा बनना चाहता भी, और बच्चे ने बनकर भी दिखाया। कनिष्क पूरी तरीके से ठीक उसी फिलॉसफी पर काम करता है जिस फिलॉसफी पर काम करता है पूरी तरीके से अशोक। अशोक ने दो चीजों के दम पर शासन किया, एक तो भाषा और एक धर्म। बहुसंख्यक वर्ग की भाषा पाली को चुना और धर्म के रूप में चुना बौद्ध। ठीक ठीक कनिष्क के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कनिष्क को अपने पूर्ववर्ती शासक की कट कॉपी पेस्ट अगर करनी है तो उसे भी द्वितीय अशोक के रूप में फिर नवाजा जाएगा। तो भाषा भी वही और फिर दूसरा धर्म भी वही। ठीक इसी फिलॉसफी पर काम किया अशोक ने और ठीक इसी फिलॉसफी पर काम किया कनिष्क। कनिष्क को दो रूपों में भारत को संरक्षित करना है। भाई सबसे पहले अगर आप शासन सत्ता में आओगे तो पहले अपनी राजधानी को समझेंगे ना। राजधानी को समझने का मतलब यह है कि आपका ट्रेड कहां से होता है, आप किस रूप में राजधानी को स्थापित करना चाहते हैं, आप कहां राजधानी को स्थापित करना चाहते हैं, किन किन तरीकों से और परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो मतलब सोचने में और समय लगेगा ना, तो विकसित होने में भी क्या होगा, समय लगेगा। एक राजधानी तो बना दी गई, पुरुषपुर पेशावर, क्योंकि इस राजधानी के होने का मतलब यह है, सपोज दैट कि इस राजधानी के होने का मतलब यह है कि जैसे ही एंट्री लेगा कोई भी आदमी तो भाई पहले यही निपटे, उसके बाद घर में एंट्री करे। और फिर दूसरी राजधानी को स्थापित कर रहे ठीक मथुरा। तो दो प्रकार का कंट्रोल है। देखिए चीजों को कितने अच्छे से, कि एक कंट्रोल तो विदेशी ताकतों को और दूसरा कंट्रोल देशी ताकतों को क्या करेगा, नस्ते नाबूद। मतलब नियंत्रण इतना अच्छा खासा कि दो राजधानी बनाकर कनिष्क पूरी तरीके से क्या कर रहा है, भारत को संरक्षित करने की कोशिश भी कर रहा है और भारत के अंदर के उपद्रव को समाप्त करने की कोशिश भी कर रहा है। तो कनिष्क को समझने के लिए आपको अशोक को समझना होगा और अशोक को समझने के लिए आपको पहले बौद्ध धर्म की नीतियों को समझना होगा जो अहिंसात्मक रवैये के साथ भारत के अंदर शासन और सत्ता कर रही थी। दूसरी बात ये कि जब आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो कतई भी प्लीज धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतिहास है और इतिहास में हर वर्ग का अपना एक अलग महत्व रहा है। तो आप अगर अपने इतिहास को खोज रहे हैं इतिहास के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ें आपको इंडस वैली में ही जाकर मिलेगी, या उससे ठीक पीछे या उससे भी ठीक पीछे। तो कुल मिलाकर कहीं से भी हमने शुरू किया हो, लेकिन आज अगर हम जातिगत या धार्मिक रूप से अवरुद्ध हो चुके हो कि भैया यहाँ तो उस धर्म की ज्यादा बात की जाती है या उस धर्म का विलोपन कर दिया जाता है, अगर ऐसी संकल्पनाएं आपके मन में है तो प्लीज इसे मत रखिएगा, क्योंकि आपको इतिहास पढ़ते हुए कतई भी धार्मिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक आदि मानव के रूप में पढ़े इतिहास को। तो इतिहास पढ़ने का मतलब ही तब है जब आप आदि मानव हो जाए। दूसरी बात ये, पॉलिटी पढ़ते हुए पूरी तरीके से एक नागरिक के रूप में पढ़े चीजों को, तो तब तो अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक का इतिहास इतना खतरनाक है कि वहां पता चला कि अकबर और आपका महाराणा की लड़ाई कब तब्दील होकर हार जीत में बदल गई, मतलब कुछ इस तरीके का इतिहास भी। तो मैं यहाँ तंज नहीं कस रहा हूं, लेकिन चीजों को समझिए। जिसकी बाजुओं में बल रहा है, जिसकी तलवार में दम रहा है, शासन और सत्ता उसी के हाथों में रही है। राजतंत्र की यही विशेषता भी होती है कि जो प्रबल है वो 14 साल की उम्र में भी लड़ा है, और जो प्रबल है वो घास फूस की रोटियां खाकर भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करता रहा है। तो प्रबलता दोनों की है। तो बच्चे क्या करते हैं कि एक पक्ष को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अगर हम हिंदुत्व के नजरिए से देख रहे होंगे तो महाराणा प्रताप हमारे लिए महान है। अगर हम पूरी तरीके से इस्लामिक प्रवृत्ति से देख रहे होंगे तो अकबर हमारे लिए महान है। तो हमारे लिए तो भैया इतिहास महान है। ये इतिहास महान है कि इस इतिहास ने उन गाथाओं को घड़ा है कि जिन गाथाओं के नाम पर आज राजनीति संचालित होती है भारत की। समझिए चीजों को।
कि आपकी समझ विकसित करने का तरीका क्या है कि मैं फैक्ट क्यों नहीं बताता आपको, क्योंकि फैक्ट तो आप कहीं से भी जुटा लेंगे, कहीं से भी। आपके पास हजारों नोट्स हैं, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, फैक्ट आप वहां से पढ़ लेंगे, लेकिन फैक्ट पढ़ते हुए आपके दिमाग के अंदर ये ना है कि यार ये कहानी, ये स्टोरी मतलब कहीं लिंक करती है चीजों। तो अगर ये चीजें आती है कि नहीं मुझे इनके बीच में लिंक चाहिए, तो फिर आपकी तैयारी को आयाम मिल सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो यहाँ अगर कुछ भी हो रहा है क्लास के अंदर, तो चीजों को समझिए कि क्लास के अंदर आपको बताई गई हर बातचीत में कहीं ना कहीं कोई तो पहलू होगा। ठीक है, तो समझिए। और चूंकि फैक्ट भी कब इसलिए मैं आपको चर्चा में रखता हूं कि फैक्ट को आप कहां तक याद रखेंगे यार, कोई ट्रिक नहीं होती है फैक्ट को याद करने में। और कितनी ट्रिक्स बनाओगे आप लोग, मुझे ये तो बता दो। इतिहास को याद करने की कोई ट्रिक है ही नहीं, वो तो बस थोड़ा सा किसी का शासनकाल है तो किसी ने कहने कि भाई आबरा गडाबरा, ए से फला और ए से ये, बी से बाबर, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हिस्ट्री इज जस्ट नॉट ऑल अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ फैक्ट्स। यहां आपका खुद का निर्धारण है, यहां आपकी खुद की कल्पनाएं हैं, यहां आपकी खुद की चेतना है कि वो कितने अच्छे खासे तरीके से चीजों को उसकी जड़ से निकालकर उसके तल तक लाता है। इस रूप में समझे इतिहास को। इतिहास का वर्गीकरण करने की कोशिश ना करें कि धर्म, जाति, ये वो फला ढिमका। मैं आपके दिमाग के अंदर से जब तक इतिहास खत्म हो वो सारी चीजें निकालना चाहता हूं जो चीजें आपके बचपन ने आपके दिमाग में बैठा दी हैं बस। और अगर वो चीजें बाहर निकल कर आ गई तो फिर पढ़ने का एक अलग नजरिया होगा, एक अलग ही अंदाज होगा। आइए डिस्कस करते हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कुषाण एम्पायर और कहे तो कुल मिलाकर कनिष्क। ठीक, फैक्ट्स की किसके बारे में? कुषाण एम्परर के बारे में। कुषाण एम्परर को डिस्कस कर रहे हैं पूरी तरीके से और समझते हैं कि फैक्ट को कहां से किस तरीके से पूछा है। निवासी मध्य एशिया के हैं। कौन? कुषाण। नाम यूची कबीला। भारत में किस रूप में निर्धारण हो रहा है? कुषाण साम्राज्य। संस्थापक कुजुल कड़फिसस। उत्तराधिकारी विम कड़फिसस। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ कराने वाला प्रथम विदेशी शासक। भारत के अंदर सबसे पहले अगर किसी विदेशी आदमी ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ किया तो वो पूरी तरीके से कौन था? विम कड़फिसस। तो कहीं ना कहीं नंदी को या कहीं त्रिशूल को अंकित करने की जो परंपरा थी वो विम कड़फिसस की थी, जो उसे शैव धर्म के उपासक होने का भी प्रमाण देती है। शैव धर्म शिव से संबंधित। ठीक है। उत्तराधिकारी सक्सेसर है कनिष्क और केंद्र बिंदु भी हमारा आज का कौन रहेगा? कनिष्क। भारत के अंदर वास्तविक संस्थापक अगर माना जाएगा तो विम कड़फिसस को, लेकिन एक शासक के रूप में जो प्रबलता स्थापित की किसी ने तो वो था हमारा कनिष्क। राजधानी एक तो पेशावर है, पुरुषपुर, और दूसरी है हमारी मथुरा। धर्म बौद्ध धर्म का अडॉप्ट किया और उसी अहिंसा और अनाक्रमण या धम्म की नीति का प्रतिपादन कर पूरी तरीके से शासन और सत्ता को क्या किया? संचालित भी
किया। दूसरी बात, उसका एक कारण ये भी था कि अगर ये बौद्ध धर्म को अडॉप्ट ना करके किसी अन्य धर्म को अडॉप्ट करता तो शायद बहुसंख्यक वर्ग इसके पक्ष में ना आता। राजधानी हो गई पेशावर, मथुरा में, धर्म हो गया बौद्ध, अहिंसा और धम्म पर प्रतिपादन। ठीक है, अगर बात करें इसके राज्यारोहण की तिथि की तो 78 ईस्वी 78 ईस्वी एडी में प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। मतलब कुषाण साम्राज्य जैसे ही शुरू होता है तो वहीं से हम एडी में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमारी डेट्स जो है वो बढ़ती हुई जाएंगी। अभी तक बीसी की बात कर रहे थे, शक संवत 78 ईस्वी से क्या हो रहा है शुरू, आज के कैलेंडर के हिसाब से 78 ईस्वी से। ठीक है, तो राज्यारोहण की सर्वाधिक मान्य तिथि है 78 ईस्वी। ठीक, अब इसमें और डिस्कस कर लेते हैं किस धर्म का ये अनुयायी है। वो शाखा है आपकी महायान। अंतिम तो नहीं कहेंगे लेकिन चौथी जरूर कहेंगे कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में क्या हुआ विभाजन। हीनयान वो यान है, वो कठिनता है जो बुद्ध को उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में बुद्ध पूरी तरीके से माने जाते हैं। वो पूरी तरीके से मूर्ति पूजा के विरोधक है। यहाँ बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है। मतलब यार आप एक बात बताओ, कोई आदमी कह रहा है कि मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है और आप उसी आदमी की मूर्ति स्थापित करके उसकी पूजा कर रहे हैं, तो ये पूजा पद्धति भी आपकी व्यर्थ है और जिस आदमी को आप पूज रहे हैं वो भी बिल्कुल व्यर्थ है। इस बात को समझिए। महायान का मतलब महा का मतलब बड़ा, यान का मतलब एक गाड़ी समझ लें आप एक किस्म से। तो जिसमें ज्यादा अनुयायी हो वो आपका ये, तो यहाँ सरलता है तो सरल यान भी कहा जाता है, कठिनता है तो कठिन यान भी कहा जाता है। तो यही हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते, ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। तो भारत की बात करें तो वहां जो संख्या में ज्यादा है आदमी वो महायान शाखा से है और पूरी तरीके से इसी के शासनकाल में इस महायान शाखा को पूरी तरीके से क्या मिला, या कुल मिलाकर कहें तो हीनयान और महायान का जो विभाजन था वो इसी के शासनकाल में हुआ। तो ये कनिष्क के दरबार के कुछ विद्वान हैं। जब फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो नंबर एक है आपका चरक, चक्र नहीं, चरक। सर्जरी करते हैं, शल्य चिकित्सा करते हैं। चरक संहिता की इन्होंने क्या की है, रचना की है। अश्वघोष राजकवि हैं और ये उपाध्यक्ष भी थे। जो बौद्ध संगीति हुई है उसके उपाध्यक्ष भी हैं। सौदरानंद नामक काव्य की क्या की है, रचना की है। वसुमित्र बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं और इन्हीं के सानिध्य में पूरी तरीके से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में क्या हुआ था, विभाजन। नागार्जुन उस समय के प्रख्यात विद्वान हैं और बड़े वैज्ञानिक भी हैं। तो नागार्जुन ने सापेक्षतावाद और शून्यवाद की क्या की थी, रचना। नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन, ठीक वैसे ही जैसे आइंस्टाइन ने यूरोप को बदल कर रख दिया था, ठीक वैसे ही पूरी तरीके से नागार्जुन ने उन सारी फिलोसफीज को बदल कर रख दिया जो अब तक पूर्व में क्या थी, पूरी तरीके से प्रचलित थी। तो दूसरी बात, अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था की करें तो अर्थव्यवस्था के पैमाने इतने ज्यादा स्पष्ट हैं, इतने ज्यादा स्पष्ट हैं कि अगर रोम, चीन उस समय के बाद और भारत की बात करें तो तीन बड़े साम्राज्य उस समय खड़े हैं। नंबर एक रोमन साम्राज्य, नंबर दो चीनी साम्राज्य, और भारत में अगर ये नंबर 3 पर लेकर आया कोई इसे तो वो आपका कनिष्क। आप अगर वर्ल्ड मैप की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर से होते हुए एक मार्ग था
जिसे सिल्क रूट के नाम से जाना गया। सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग। जब यह कनेक्टिविटी हो गई भारत तक, तो अब इसी कनेक्टिविटी से पूरे के पूरे यूरोप में, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये आपका अफ्रीका है, और ये आपका इंडिया। तो फिर पूरी तरीके से इस सिल्क रूट से वाणिज्य व्यापार बढ़ने लगा। वाणिज्य व्यापार इतना अच्छा खासा होने लगा कि सारे के सारे मार्केट्स भारत में इन्वेस्ट करना चाहती थी। रीजन ये था कि शासक बौद्ध धर्म का अडॉप्ट कर चुका था, और अडॉप्ट करने के कारण बौद्ध धर्म की नीतियां जो धम्म पर आधारित थी, बौद्ध धर्म की फिलॉसफी जो अहिंसा पर आधारित थी, उसे आधार बनाकर जब शासन और सत्ता में सारी की सारी चीजें स्थापित हो गई, तो इसी सिल्क रूट से वाणिज्य व्यापार फलने फूलने लगा। और वाणिज्य व्यापार इतने फलने फूलने लगा कि देश के अंदर की सारी बेरोजगारी ध्वस्त, और किसी भी शासन सत्ता के अंदर अगर ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जाती है, तो फिर उसे शासक का या तो पूरी तरीके से आप कहेंगे गोल्डन टाइम होगा। और भारत के लिए भी गोल्डन टाइम था कि दुनिया के 3 बड़े साम्राज्य में उठ जाकर खड़ा हुआ, और इसी सिल्क रूट के माध्यम से फिर पूरा का पूरा वाणिज्य व्यापार भारत का फलता फूलता चला गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि सिल्क मार्ग, अगर सवाल आए कि सिल्क मार्ग का प्रतिपादन किसके शासनकाल में हुआ, तो आपका ठीक ठाक आंसर, एकदम बिल्कुल सटीक जो आंसर होगा वो होगा कनिष्क के शासनकाल में। अशोक के उत्तराधिकारी या अशोक के साथ जो समस्या पैदा हुई उत्तराधिकारियों को लेकर, ठीक ठीक वैसी ही समस्या पैदा हुई कनिष्क या उसके उत्तराधिकारियों को लेकर। कनिष्क तक तो मामला ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही हुविष्क इसके उत्तराधिकारी के रूप में, या वशिष्ठ या कनिष्क द्वितीय आए, तो फिर उस रूप से शासन और सत्ता रह नहीं गया था जिस रूप में इसे कनिष्क ने खड़ा किया था। तो फिर वही अयोग्य उत्तराधिकारी तो हर बार का वही चीज है कि भाई अयोग्य उत्तराधिकारी है, तो फिर इतिहास एक बार तलाश करेगा योग्यता की, और जब योग्यता का चुनाव कर लेगा तो एक नए वंश, एक नई परंपरा, एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति, इन सारी चीजों को क्या मिलने लगेगा, बल मिलने लगेगा। और ये कुषाण साम्राज्य के बाद पूरी तरीके से टाइम किसके पक्ष में चला जाएगा, गुप्त साम्राज्य के पक्ष। मैंने कहा था कि सामंतवाद जड़ कर चुका है पूरी तरीके से, और इसी सामंतवादी व्यवस्था को कनिष्क ने भी थोड़ा सा इसमें बिल्कुल फेरबदल किया और इसे अच्छे खासे रूप में स्टेबल करने की कोशिश की। क्योंकि भाई मथुरा में रहकर या पेशावर में रहकर आप क्या कर सकते हैं, ये बताओ। आप एक राजधानी में रहकर, उस समय जब सोशल मीडिया नहीं है, उस समय जब मीडिया नहीं है, उस समय जब संचार के माध्यम नहीं है, तो उस समय आपको कंट्रोल करने के लिए किन किन चीजों का सहारा लेना होता होगा, थोड़ा सा सोच कर देखिए कितना मुश्किल होता होगा। हम आज के आधुनिक दौर में भी दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश की समस्या को सुलझा नहीं सकते, जबकि संचार के तामझाम इतने अच्छे खासे हैं। तो आप समझिए उस समय का शासन कितना प्रबल रहा होगा, जिसके शासन काल में किसी प्रकार को कोई विद्रोह हुआ ही नहीं हो, और विद्रोह अगर हुआ भी है तो उसे मैत्रीपूर्ण आधार पर या मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके पूरी तरीके से उसका निपटारा कर दिया गया। कनिष्क के शासनकाल में भी पूरी तरीके से क्या था, सामंतवादी व्यवस्था थी। जैसे ही सेंटर की सत्ता कमजोर हुई, सेंटर की सत्ता कमजोर होने से आसपास के सामंतों ने कोलैबोरेट किया और ऐसा कोलैबोरेशन किया कि अपने खुद के साम्राज्य को लाकर खड़ा कर दिया, और वो साम्राज्य था आपका गुप्त साम्राज्य। तो स्माइल मेकर की कड़ी में हम आज इस टॉपिक पर पूरी तरीके से विराम लगाते हैं, गुप्त साम्राज्य पर। सूचना आपके लिए भी और है, सुनकर जाएं कि आज तो यहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन कल जब शुरू करेंगे तो पिछला जितना बताया गया है उसी को लेकर शुरू करेंगे। जो आदमी पहली बार आया है चैनल देखने के लिए, या वीडियो को आज जो पहली बार पूरी तरीके से देख रहा है, उससे मेरी गुजारिश छोटी सी ये है कि पूर्ववर्ती सारे वीडियो को एक बार देख ले। जब लिंक स्थापित होगा तो चीजें आपके पक्ष में होंगी, और फिर किताबों से आपको सच में मोहब्बत होगी, और सिलेक्शन भी फिर उसी से मोहब्बत करता है जो सच में अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा तरीके से क्या होता है, गंभीर होता है। गुप्त साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। गुप्त साम्राज्य के अंदर किस किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हुए, और किस तरीके से भारत का ये वैज्ञानिकवाद जो शुरू हो चुका था, अब वो वैज्ञानिकवाद अपने चरम पर किस तरीके से जाएगा, और भारत के अंदर इतने बड़े विद्वानों की सूची को लेकर जो हमने डिस्कस किया, उस सूची को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, फिर हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। ठीक। तो कल का हमारा जो टॉपिक होगा
वो होगा पूरी तरीके से गुप्त साम्राज्य। तो आज के लिए अलविदा, शुक्रिया, जय हिंद।